बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितनी छूट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपए में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। ठीक है, CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और AAO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और AAO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह ये इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है। यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है। ठीक है, तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे। बच्चों, वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। आपका स्वागत है और साथ का साथ अभिनंदन है, एक ही बात है। कहते हैं स्वागत और अभिनंदन करते हैं, तो स्वागत और अभिनंदन दोनों है, एक बार में एक करेंगे तो काम चल जाता है, सही नहीं? तो बच्चे जो है बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मेरी आवाज आ पा रही? बहुत अच्छा। तो मैं वो जो कल वाला अपना टॉपिक चल रहा था उसमें आप लोग जब योजना बनाते हो उस समय अपने को वायु अवरोधी वृक्ष भी लगाना है। तो वायु अवरोधी वृक्ष उसमें लिख लो, वो क्या होते हैं हम और बात कर लेंगे। कल जो पढ़े थे ना योजना, उस योजना में विद्यार्थी ऑनलाइन वालों, हम जो योजना पढ़ रहे थे उसमें हम जब बगीचे के विद्यार्थी जो बगीचा लगाते हैं उसकी उत्तर पश्चिमी दिशा में हमेशा जो बगीचा होता है, जैसे ये बगीचा था, इस बगीचे में हमेशा उत्तर पश्चिमी दिशा में वायु अवरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। तो उसमें यूं लिख लो, वायु अवरोधी वृक्ष, जिनको विंड ब्रेक कहते हैं। तो वायु अवरोधी वृक्ष भी हम जब योजना बनाएंगे तो अपने को उत्तर पश्चिमी दिशा में, जनरली हवाएं इधर से आती है तो हम लू से बचाने के लिए, तेज हवाओं से बचाने के लिए, शीतलहर से बचाने के लिए वायु अवरोधी वृक्ष लगाते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो आप योजना के अंदर वायु अवरोधी वृक्ष, इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अब मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं कि मेरे साथ में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं तुम्हें इस PDF के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूं।
तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग शॉर्टकट में जो लिखूं मैं फटाक फटाक से, तो मेरे साथ में लिखोगे, ठीक है। तो हम जब अब अपन ने बगीचे का फिक्स कर लिया था, अब अपन उसमें गड्ढे खोदेंगे, ठीक है। तो गड्ढे खोदेंगे तो अब आगे अपन देखना है गड्ढे खोदना, ठीक है, गड्ढे खोदना। अगला अपना इसी में लिखोगे जो स्थान का चुनाव चल रहा था, नीचे गड्ढे खोदेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, गुड्डे क्यों लिख रहा हूं बार बार, कई बार ऐसे हो जाती है मेमोरी है। अब तो सही है ना, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे समझ जाते हो, अपने तो क्या चलता रहता है। हमारे क्या कई बार पढ़ते पढ़ते नींद में रहते हैं, अलग अलग बैच में अलग अलग जगह से क्लास चलती है, किसी को फूल पढ़ा रहे हैं, किसी को फल पढ़ा रहे हैं, किसी को क्या पढ़ा रहे हैं, तो गड्ढे गुड्डे ने एक जैसे हो जाता है। तो अपन क्या है इसको मानवीय भूल है, हो सकती है। हम लोग जनरली एक माह पहले गड्ढे खोदते हैं, एक माह पूर्व, यानी अगर पौधे आपको कर रहे हैं तो लगभग एक माह पूर्व गड्ढे आपको खोद देने हैं। जनरली अपन मई जून महीने में खोद देते हैं, मई जून माह के अंदर गड्ढे खोद देते हैं, ताकि अपन जुलाई के आसपास पौधे लगाए। गड्ढे अलग अलग आकार के खोदते हैं, छोटे आकार के गड्ढे खोदते हैं, अगर छोटे पौधे आप लगा रहे हो छोटे आकार के गड्ढे। अगर आप लोग थोड़े मध्यम आकार के पेड़ हैं जिनकी जड़ें ज्यादा गहराई नहीं जाती, तो हम लोग मध्यम आकार के गड्ढे खोदते हैं। अगर आप थोड़े बड़े पौधे लगा रहे हो तो उसके अंदर जो है बड़े आकार के गड्ढे खोदते हैं, बड़े आकार के गड्ढे, ठीक है, लार्ज साइज के, ये स्मॉल है, मीडियम है, ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल के रूप में भी मैं साथ में लिख दूंगा। तो छोटे आकार के होते हैं जनरली 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी कि गड्ढे की गहराई है, गड्ढे की चौड़ाई है और गड्ढे की लंबाई, ऐसे कितना चौड़ा होगा, कितना गहरा होगा और कितना जो है आपका ये चौड़ा होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों चीजें हैं, ठीक है। लंबा कितना होगा, चौड़ा कितना होगा, गहरा। तो इस शेप के अंदर जो है जनरली अपने को गड्ढे खोदने होते हैं। बाकी जो मध्यम आकार के खोदते हैं 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर के, और इसके अंदर 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदेंगे। और इस 100 सेंटीमीटर को हम कहीं 100 मीटर, जो सेंटीमीटर इसको हम लोग मीटर भी कहते हैं, इसको तो यूं मान सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, है कि नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर या 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। कौन कौन से प्लांट्स है, जैसे छोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें, मतलब जितने पौधे ऊपर से बड़े होते हैं उतनी ही जड़ें उनकी गहरी जाती है। जनरली ऐसा, जितनी ऊपर से कैनोपी होती है जड़ों का फैलाव भी उतनी ही लंबाई में होता है। जैसे आपका पपीता है, जैसे आपका केला है, अंगूर वगैरह है, इनके लिए छोटे गड्ढे चाहिए। अंगूर है ना, करौंदा वगैरह है, फालसा है, छोटा गड्ढा चाहिए, ठीक है। मध्यम आकार का चाहिए, जैसे अगर आप अनार लगा रहे हो, अमरूद है, नींबू वर्गीय फल है, समझने के लिए है केवल नींबू वर्ग, ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा तो अपन ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसके लिए कितना आकार का गड्ढा खोदते हैं, ऐसे मध्यम आकार का कितना होता है, मध्यम इस प्रकार से बड़े आकार का। तो जो बड़े आकार के होते हैं उनके लिए, जैसे आम का पेड़ हो गया आपके, जैसे खजूर के पौधे आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार से जैसे चीकू का पौधा भी बहुत बड़ा पेड़ टाइप हो जाता है, ऐसे है ना। इसके इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, जैसे बेर का पौधा भी बड़ा सा हो जाता है बाद में, बेर की जड़ें भी। तो इस प्रकार से कुछ प्लांट्स हैं जिनके लिए हम बड़े गड्ढे खोदते हैं। अब केवल समझने के लिए यहाँ पे आपको प्रश्न नहीं आएगा कि आप एक गड्ढे के अंदर जो मिक्सचर भरोगे उस मिश्रण के अंदर आप क्या क्या भर सकते हो, ऑप्शनल है। तो जो गड्ढे के अंदर आप प्रति गड्ढा जो है इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो, जैसे आप इसके अंदर करो 50 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से, ये प्रश्न नहीं आएगा, ये तो मैं जनरल नॉलेज बता रहा हूँ आगे का पूरा। तो आप लोग बाविस्टिन डाल सकते हो, बाविस्टिन जो दवाई आती है बाजार के अंदर, बाविस्टिन डाल दो। नहीं, पहले आप इंसेक्टिसाइड से शुरुआत करो। तो 50 ग्राम के आसपास आप मेलाथियन का पाउडर ले सकते हो, मेलाथियन ले लो, कोई भी ले सकते हो। मेलाथियन के अलावा क्विनाल फोस भी ले सकते हो आप, क्विनाल फोस। तो ये 50 ग्राम के आसपास आपने क्विनाल फोस प्रति गड्ढा ले लो। साथ के साथ लिख रहे हो आप लोग, आपको साथ साथ लिखना है ताकि समय खराब नहीं हो। इसके अलावा आप जैसे इसके अंदर 10 से 20 ग्राम के आसपास आप लोग जैसे कवकनाशी ले लो, बाविस्टिन प्रति गड्ढे के हिसाब से, बाविस्टिन है, कार्बेंडाजिम के नाम से बाजार में मिलती है, बाविस्टिन ले लिया। 10-20 किलो जितना डाल सको, 20 किलो उसके अंदर कंपोस्ट डाल दो, और वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट डाल दो प्रति गड्ढा।
जितना डाल सको, ये समझने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई प्रश्न आएगा भी इतना ही डालना है, ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लगभग 100 ग्राम के आसपास प्रति गड्ढे के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट डाल दो, एसएस 50 ग्राम के आसपास यूरिया डाल दो, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को गड्ढा भरना है बाद में। ये अपने को गड्ढे के लिए जानकारी है कि हल्का सा अपन उसके अंदर ये मटेरियल भर देते है कि नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप समझ रहे हो, 2,4-D नहीं डालना रे, 2,4-D कहाँ डाल रहा है, 2,4-D थोड़ी डालते हैं रे, क्या मजे ले रहे हो, गड्ढा भर रहे रे गड्ढा। अरे गड्ढा इसमें 2,4-D क्यों डालेगा बता, 2,4-D तो ऐसे थोड़ी डालते हैं। मेलाथियान और क्विनालफोस तो एक ये इंसेक्टिसाइड है, ये भूमिगत कीटों, उदय हो गई आपका जो सफेद लट होती है उनको नियंत्रित करता है, भूमिगत कीटों। बाविस्टीन कवकनाशी कोई कवक के स्पोर वगैरह है। वर्मी कंपोस्ट की जगह कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है तो ठीक है, नहीं तो सड़ा हुआ देसी खाद चलेगा, FYM जिसको बोलते हैं, गोबर की खाद, ठीक है ना। इसी प्रकार से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो और 50 ग्राम यूरिया। आजकल एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, किसानों को DAP का पीछे छुड़ाया जा रहा है। आजकल पूरे राजस्थान में, भारत में ये सरकारें प्रचार कर रही है आप DAP का उपयोग बंद करो, महंगा बहुत, DAP बहुत महंगा, 1300-1400 रुपए का एक कट्टा आता है, सरकार के भी महंगा पड़ता है, सरकार को बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है उर्वरकों को। यूरिया का कट्टा होता है ना 350 रुपए का, ये 2000 रुपए का पड़ता है सरकार को, लेकिन सरकार एक कट्टे के ऊपर 1500 से 1700 रुपए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, सरकार बहुत नुकसान में रहती है। तो DAP में भी ऐसा है, किसान के भी बहुत, एक कट्टा 50 किलो का आएगा 1350 रुपए का, तो किसान कमाता नहीं उतना ही जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि SSP को और यूरिया को मिक्स करो। भाई DAP में क्या होता है, DAP में फास्फोरस होता है और आपका नाइट्रोजन भी होता है, तो यूरिया से तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, SSP से तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, आधे रुपए की बचत हो जाएगी, वो बात की बात। तो ऐसे अपन ने क्या सबने लिख लिया, ऐसे अपने को गड्ढा भरना। अब गड्ढा भरते हैं तब जनरल नॉलेज की बात थोड़ी सी बता रहा हूँ, हल्का सा ध्यान रखो, बाद में और चर्चा कर। ये गड्ढा अपन ने खोदा था, इस गड्ढे के अंदर क्या होता है, आधी मिट्टी आपने जो निकाली अंदर वाली, आधी मिट्टी को तो इधर डालो, आधी मिट्टी को इधर डालो, ऊपर वाली को, नीचे वाली को बाहर ही रहने दो। ऊपर वाली मिट्टी थी, इसके अंदर ये पूरा का पूरा मिश्रण मिलाओ, ये मान लो कि ऊपर वाली मिट्टी थी और इसके अंदर ये पूरा का पूरा मिश्रण मिला करके भर दो इसको। गड्ढा भरो तब हल्का सा ऐसे ऊपर तक भरो इसको, क्योंकि जब पानी जाता है तो ये बैठ जाता है गड्ढा कई बार, तो इसमें पौधा लगाएंगे तब आसानी रहेगी। तो जैसे ही आपने इसके अंदर मटेरियल भरा, इसके अंदर पानी पिला दो, ठीक है, पानी पिलाओगे और 15 दिन बाद में जब भी आप लोग उसके अंदर पौधे लगाना चाह रहे हो, फिर उसके अंदर पौधे लगा दो। पौधे लगाते समय में बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता रहती है। ये हमने गड्ढे खोद लिए। अब आप लोग पौधों की कितनी दूरी रखते हो, ऐसे आप लोग याद रख लो। यहाँ पे एक टेबल टाइप बना रहा हूं, टॉपिक डालना आपको प्रति हेक्टर पौधों की संख्या, ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट है, प्रति हेक्टर, या फिर यूं डाल दो कि पौधों की दूरी डाल दो, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब अपने हाथ से लिखी हुई चीजें। सीट किसी के पास है तो उसको बंद करो पहले, जो सीट में देख करके बोल रहा उसको बंद कर देना। सीट, हॉर्टिकल्चर की सीट को किसके पास खुली हुई, हॉर्टिकल्चर सीट की बंद कर दो, वो हमने ही बनाई। तो जब बना रहे थे उस समय याद आया, उसमें लिखा है, इसका इधर से इधर लिख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो पौधों की दूरी, वो सीट ऐसा नहीं कि इसे टेप के बनाई हुई है, हमने अपने ऐसे किसी किताब में थोड़ी ऐसे लिखा हुआ, वो तो अपने जगह जगह से डेटा लेकर के एक सीट के अंदर सेट कर रहे। तो यहाँ पे पौधों की दूरी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे पौधे की दूरी में, यहाँ तो अपन लिखेंगे पौधों का नाम, यानी कि फल वृक्ष लिख देंगे, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे फल वृक्ष टेबल टाइप में, और आगे अपन लिखेंगे दूरी कि कितनी दूरी जनरली रखते हैं, R/P, मतलब रो और प्लांट, और ये दूरी मीटर के अंदर होगी। यहाँ पे ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए प्रति हेक्टर पौधों की संख्या, यहाँ पे लिख रहा हूं पौधों की संख्या प्रति हेक्टर। ये वर्गाकार विधि में इस बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि वर्गाकार में ही ऐसे समझने के लिए, वर्गाकार विधि में कितने पौधे लगेंगे, वर्गाकार विधि में, ठीक है ना, क्योंकि अपन दूरी ऐसी रखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आम की। तो सामान्य जो आम होता है देसी, उसको 10x10 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, 10x10 मीटर। ऐसा करेंगे तो 1 हेक्टर में 100 पौधे लगते, ठीक है। इसी प्रकार से आम की 2 किस्में हैं, एक किस्म तो है आपकी आम्रपाली, और विद्यार्थियों एक किस्म है आपकी दशहरी और आम्रपाली। आम्रपाली बोनी किस्म है,
बाद में हम चर्चा करेंगे आम के टाइम। सबसे बोनी किस्म है, इसको बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं लगाया जाता, इसको 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पे इस लगाया जाता है, और दशहरी को अपन लगाते हैं 5 इंटू 5 मीटर। ये भी थोड़ी बोनी होती है। अगर अपन 2.5 इंटू 2.5 में लगाते हैं तो 1600 पौधे लगते हैं 1 हेक्टर में, और 5 इंटू 5 लगाते हैं तो 400 पौधे लगते हैं 1 हेक्टर में। ठीक है, 10,000 में 5 का 25 का भाग देते हो तो कितना है, 400 पौधे आते हैं। ये मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा। कुछ पौधे और हैं, जैसे आपके खजूर है, बेर हो गया, जैसे आप लोगों का आंवला हो गया। राजस्थान सरकार ने तो सबके अंदर 6 इंटू 6 मीटर ही दूरी बता रखी है, लेकिन अपना बुक के हिसाब से 8 इंटू 8 मीटर रखते हैं, और 8 इंटू 8 में 1 हेक्टर के अंदर 156 पौधे लगते हैं, 156 वर्गाकार विधि। अगर हम बात करें अमरूद की, या फिर हम बात करें नींबू वर्ग की, नींबू वर्गीय फल, इनको सामान्यतः कई बार बिल पत्र भी इसके अंदर ले सकते हो, बिल पत्र। इनको हम लोग लगाते हैं 6 इंटू 6 मीटर पे, 6 इंटू 6 मीटर पे लगभग 277 पौधे 1 हेक्टर के अंदर लग जाते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरी आवाज सुन पा रहे? मैं बनाना का भी बता दूंगा ना रे, पहले तुम्हें बनाना की बता दूं, हद है मतलब। अरे तुम्हें पहले कैसे बता दूं, जो गीत 7वें फेरे में गाना उसको पहले में कैसे गाऊं मंत्र को? भाई 7वें फेरे का कोई आएगा मंत्र तो 7वें फेरे में से कि अबे मारा बनासा 7वां फेरो खायो, ऐसे गाना गाते हैं ना। तो बनासा जब 7वां फेरा खाएगा तो वैसे थोड़ी कहेंगे पहली बार में ये गा लेंगे, पहले फेरे के टाइम पे ये गा लूं अबे मेरा बनासा 7वां फेरा, तो लोग कहेंगे अरे बेवकूफ है क्या, पहला फेरा है पहला, यूं कहेंगे 7वें का क्या गा रहा है। तो कहने का मतलब तुम ऐसे बेवकूफ जैसे बातें मत करो, मैं जो लिखा रहा हूँ वो तुम्हें चुपचाप करना है काम। एक इसके अंदर आपको याद रखना है अनार। अनार के साथ साथ उदाहरण के लिए सीताफल लिख रहा हूं, सीताफल का याद नहीं रखना है क्योंकि सिलेबस में नहीं, लेकिन सीताफल को भी हम 5 इंटू 5 मीटर की डिस्टेंस, हमने बहुत सीताफल लगाए। मैं चित्तौड़ में जब रहा तो हमने बहुत सारे सीताफल के कम से कम 200-500 हेक्टर में सीताफल के बगीचे लगाए ड्रिप के साथ, ड्रिप उसमें लगाए। सीताफल का बहुत प्रचलन चल रहा है आजकल, नए बगीचे। अब देखो लिखो अंगूर हो गया, जैसे अंगूर के अलावा जैसे आप लोगों का करौंदा है, फालसा है, करौंदा है बच्चों या फिर फालसा है, इनके अंदर 3 इंटू 3 मीटर रखते हैं। ऐसा करते हैं तो लगभग 1111 पौधे लगते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हो 1100। ठीक है, ऐसा हम लोग वर्गाकार में बात कर रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों आप लोगों के जो क्रॉप है, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे केला की, केला और पपीता। तो केला और पपीता के अंदर जो लगती है डिस्टेंस 2 इंटू 2 मीटर है, 2 इंटू 2 मीटर। 2 इंटू 2 पे करते हैं तो लगभग 4 और 2500 पौधे 1 हेक्टर के अंदर लग जाते हैं। ऐसे पपीता की एक किस्म है जिसको पूसा नन्हा कहते हैं, तो उसके नीचे लिखना पूसा नन्हा, बच्चों लिखना पूसा नन्हा। पपीता की एक बोनी किस्म है पूसा नन्हा, उसको हम लोग 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। ये सभी दूरी मीटर में ही तो है, ऊपर लिखा हुआ मैंने, ये सारी की सारी मीटर के अंदर डिस्टेंस। ये 1.25 ऐसे करेंगे तो 6400 पौधे 1 हेक्टर में लग जाएंगे। कितने लगेंगे? 6400 पौधे। तो इसको आप लोग टेबल फॉर्मेट के अंदर याद रखोगे बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, मुझे विश्वास है तुम लोग कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर इसको बनाना है ताकि याद करेंगे। अच्छा लिखते हैं तो अच्छा पढ़ने का मन होता है, कई बार खुद की राइटिंग खुद के समझ में नहीं आती, तो जब अच्छा लिखते हैं तो वो फायदेमंद रहता है हमेशा। तो इसे शीट पे आप लोग लिखोगे जैसे कि मैंने लिखा है, सब लिख लिया सबने? ये दूरी है, ये वर्गाकार विधि में लगाते हैं तो इतने पौधे आते हैं। कैसे आते हैं जो भी अपन लोग अलग से इसका न्यूमेरिकल करेंगे जब भी समय मिलेगा, ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं। जैसे अपन कर रहे हैं इसमें, मान लो कि 1 हेक्टर के अंदर कितना होता है एरिया, 10,000 मीटर स्क्वायर है। अब आप दूरी है 2 इंटू 2 है कि नहीं, तो 2 और 2 को गुणा करेंगे कितना आता है? 4। 4 का भाग अपन 10,000 के अंदर लगाते हैं तो कितना आता है? 2500। तो यहाँ पे 2500 पौधे ऐसे आ जाते हैं।
इसी प्रकार से दूरी बदलते जाते हैं, तो ऐसे 156 भी आ जाएंगे 1 सेकंड में। अभी यहाँ पे गुणा करोगे तो 156 पौधे आ जाते हैं, 156 पॉइंट समथिंग आते हैं, ठीक है। तो अपन पॉइंट में गिनते नहीं है, तो पूरे हम लोग लिख देते, ठीक है गाइज, ये है बात। बच्चों डन, किसके रह गए हाथ खड़ा करो। हाँ आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकंड पूरे हो रहे हैं, ठीक है। फटाफट लिखोगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ देख पाऊंगा। समय कम ही रहता है तो उसमें नहीं बताया, ये अपना टॉपिक भी हो जाएगा, ताकि कल नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे और कुछ चीजें हैं उसको अपन पढ़ लेंगे, सही नहीं। देखो ये दूरी है, ये दूरी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली श्रेणी में, जैसे अंगूर की दूरी आईसीआर के अंदर आई हुई है, अनार का प्रश्न पिछले साल आया हुआ है, ये दूरी तो आती है। फिर क्या, ये दूरी अमरूद का पूछेंगे आपको, ये दूरी पूछते हैं कि कितनी दूरी पे जो है आपके प्लांट्स लगाए जाते हैं। जैसे पूसा नन्हा का मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। जैसे आपकी आम्रपाली का बार बार परीक्षा के अंदर आता रहता है कि 2.5 मीटर पे इसको लगाते हैं। बोनी किसमें, पौधा बहुत बड़ा होता नहीं है, तो पास पास में हम लोग लगाते हैं। यही तो याद करना है कि नहीं। तो ये बीच वाली जो दूरी है ये याद रखनी। डन गाइस, किसी का छूटा तो नहीं ना, गुड। तो बात ऐसी है, ये प्लांट्स आप लोग याद कर लोगे। तो हम ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, परंतु अभी अपन शॉर्टकट में सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तुम्हारे सामने एक नक्शा है कि नहीं, ये 2 दिन से है कि नहीं, कहाँ से कहना सीख गया हूँ, मेरे बार बार है कि नहीं याद आता। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले उत्पत्ति स्थल। क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन। क्या पीछे तक नक्शा दिख रहा है, पीछे दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है, शाबाश, इतना ही दिखेगा। नहीं दिख रहा नक्शा, नक्शा दिख रहा है, इतना ही दिखेगा, और ऑप्शन नहीं है अपने पास। इसको इतना बड़ा तो कर नहीं सकता, वहां इतना ही दिखेगा। और ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि बाकी सभी बैच में दिख रहा था, तुम्हारा तो और छोटा है। हम उत्पत्ति स्थल की बात कर रहे हैं फटाफट से। ये अपनी धरती है, ये धरती पूरी की पूरी इतनी सी एक गोल है वास्तव में, ये ऐसे गोल है ना, ये ऊपर से भी यूं है, यूं गोलमाल है, इसको अपन ने ऐसे सपाट कर दिया, कई बार ऐसे यूं, इस प्रकार से ये दिख रही। धरती बहुत छोटा सा ग्रह पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इस बात की कोई कल्पना नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भाई हजारों खरबों के आसपास आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं, बहुत बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं होती। क्या होती बात करेंगे। उतनी बड़ी आकाश गंगाओं के अंदर अपनी भी एक आकाश गंगा है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी, या कई बार दुग्ध मेखला, हिंदी वाले लिखते हैं ना, मिल्की वे को लिखते हैं दुग्ध मेखला, इसको मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। इसमें अपने जैसे 2 से 4 अरब के आसपास सौर मंडल, अपना जो सौर मंडल है उसके अंदर एक सूरज है, 8 ग्रह हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं। कितना है, एक सूरज है, 8 ग्रह हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं। यम को मिला दे तो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 में उस वो ग्रह की परिभाषा में सेट नहीं होता, उसकी कक्षा दूसरे ग्रह के साथ में ओवरलैप होती, इसलिए उसको ग्रह की परिभाषा से बाहर निकाल दिया, तो 8 ग्रह बच गए। उस 8 ग्रह में से एक छुटका सा देश है तुम्हारा, छुटका सा जो ग्रह है उसको हम धरती कहते हैं। धरती छोटी है, सबसे बड़ा तो नहीं है धरती, छोटा, इससे बड़े बड़े भी अपने सौर मंडल। अब इस इतने से बड़े ब्रह्मांड में इतनी आकाश गंगाओं में से अपनी आकाश गंगा का अपना सौर मंडल का छोटा सा छुटका सा ग्रह है, उसमें तुम चुटके से देश में हो भारत। ये रूस देख रही है, रूस है, क्या है ये, कितना बड़ा है ये भारत, है कि नहीं। हम 7वें नंबर पे सबसे बड़े, कितने नंबर पे, इतना छोटा है लेकिन फिर भी 7वें पे। देखो बड़े कौन से, रशिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है, चाइना है, ऐसे कर करा के ये अपने से बड़े अपन 7। लेकिन हम जनसंख्या के मामले में होशियार, हम दूसरे नंबर पर। जनसंख्या कुछ चीजें हम ज्यादा समझते हैं, तो उस मामले में अपन दूसरे नंबर, है कि नहीं। चाइना पहले पे, अपन दूसरे नंबर। कहने का मतलब ये, अब अपन इस छोटे से ग्रह के ऊपर रहकर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। ज्यादातर लोग तो भी आदिवासी, मतलब इस समय सच क्या है कोई नहीं कह सकता, सब अपनी अपनी अवधारणाओं पर चल रहे हैं। इस दुनिया के अंदर क्या वास्तव में सत्य है, सत्य भी क्या है, जो हम लोगों ने इतिहास से बना करके हमने एक शब्द बनाया है कि इस इन चीजों के आधार पर यह सत्य है। वास्तव में क्या है क्या नहीं है, ये हमारे पुराने समय पे जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर आधारित, जो कुछ भी अभी चल रहा है वो उन्हीं घटनाओं के ऊपर आधारित। धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है तो लोग जान रहे हैं,
नहीं जानते? अभी तक गांव में चंदा मामा कहते हैं, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। चंदा तो एक ग्रह भी नहीं है कि नहीं? चंदा ग्रह क्या चांद? चांद तो एक छोटा सा उपग्रह है धरती का, अपने से 3,84,000 किलोमीटर पे। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। जबकि अभी एक इन्होंने तीन विश्व की सबसे बड़ी तीन तीन जो स्पेस एजेंसीज है, जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट्स की नासा है, यहाँ की नासा है, एक कनाडा की एजेंसी है, एक है यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सभी देशों ने मिलकर के, इसको ईयू बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, इनकी एजेंसी। इन तीनों एजेंसियों ने मिल करके जो मिल करके एक अभी 2021 में एक टेलीस्कोप भेजा था, जिसको बोल रहे थे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अंतरिक्ष के अंदर भेजा कि तुम अंतरिक्ष में देखो रे और है क्या। बहुत पैसा लगा करके इन तीनों ने भेजा। अभी पहली तस्वीर इसने भेजी थी 15 दिन पहले, 5 तस्वीरें भेजी थी ब्रह्मांड की अब तक की, जितना ये देख पा रहा है। एक तस्वीर इसने जो भेजी वो लगभग 1 से 2,000 आकाश गंगाओं का समूह दिखा रही। वो कितनी दूर है मैं तुम्हें कल्पना से बताता हूँ, फिर अपन सोचते हैं कि ये क्या है हम लोग। एक हमने देखी, उसने जो फोटो भेजा था, उस फोटो के अंदर कई लोग बोल रहे हैं कहाँ से वॉलपेपर बनाए। ये वॉलपेपर नहीं, इस टेलीस्कोप ने फोटो लिए। 1 से 2,000 आकाश गंगाओं का समूह है उसके अंदर, और इस समूह की फोटो सामने आई चमकीली सी अलग से। इस फोटो को यूं कहते हैं, पहले गणित समझो, तो मैं से फिजिक्स पढ़ी हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले फिजिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बात ऐसी है, अब यहाँ पे 10वीं तक तो पढ़ा फिजिक्स के चैप्टर, फिर क्या, एक ये जो प्रकाश होता है लाइट, प्रकाश को लाइट बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं? ये 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड हो गया 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हो कितनी स्पीड है लाइट। एक साल में प्रकाश जितना चलता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 प्रकाश 1 साल में चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। अब 1 साल में कितना जाएगा? इस बोर्ड के ऊपर 0 भी नहीं आई है कि नहीं? इसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस टेलीस्कोप ने जो पहली फोटो भेजी है वो भेजी है 4.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर की। कितने की भेजी है? 4.5 या 4.6 प्रकाश वर्ष दूर की फोटो इसने ली है इन आकाश गंगाओं। आप सोच नहीं सकते कितनी डिस्टेंस है, दिमाग के आंकड़े कैलकुलेट कंप्यूटर भी नहीं कर पाता कहीं। 1 प्रकाश वर्ष 1 साल में प्रकाश जितना चल रहा है। अब 4.6 अरब प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं का फोटो इस टेलीस्कोप ने लिया। वैज्ञानिक है, यूं तो नहीं कह सकते मंत्र तंत्र से लिया, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। विज्ञान के लोग मानते, जो देखता है वो कहता है विज्ञान। ऐसा तो नहीं कि छो मंत्र, ऐसा तो नहीं होता है ना। गांव के अंदर अंधविश्वास, जो परंपरागत रूढ़िवादिता चली आ रही है, रूढ़िवादिता के अंदर चली आ रही है। पहले सती प्रथा हुआ करती थी। हम कितने छुटके से हैं हमारा समझ में नहीं आ रहा धीरे धीरे। आज के कुछ सालों पहले तक सती प्रथा होती थी, जिस लेडी का पति मर जाता था उसको उसके साथ में ही जलना होता था। अगर वो नहीं जलती थी तो पूरी जिंदगी भर उसको जो है डाकन का नाम दे देते थे, ये वो 3-5, उसको मतलब नरक बना देते थे उसके लिए। तो जिन लोगों ने उस समय इसका विरोध किया उनको लोग पकड़ करके मार देते थे। मेरी बात सुनो, क्या आज आप मान लो गुजर हो, आप जाट हो, आप किसी भी समाज के आते हो, क्या आप आपके गांव में ये कह सकते हो कि जातिवादी कुछ नहीं होता? अगर आप ये समाज में कहोगे जातिवादी कुछ नहीं है तो लट लेके मारेंगे तुम। तो जब तुम जाति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो उस समय जब सती प्रथा चरम पे थी, खतरनाक लेवल पे, उस समय अगर कोई आदमी बोले कि अरे क्या बेवकूफी कर रहे हो, इसमें ऐसे गलत है ये, तो जो गलत कहते थे उनको लट लेके लोग कूटते थे। होता नहीं होता? तो ऐसे समय में लोग आगे आए थे, राम मोहन राय, क्या नाम था? राजा राम मोहन राय आगे आए, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी, और उनको भारतीय पुनर्जागरण का राजदूत कहा जाता है, अग्रणी। उन्होंने ऐसी बात कही तो लोगों ने उनके बारे में क्या सोचा? उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। क्या कि नहीं किया? जब अपन आज गांव के अंदर जाओगे, मेरी लुगाई घूंघट नहीं निकालेगी, तुम बोल के देख लो गांव के अंदर जहां पे ऐसा है, ये जो शिक्षित इलाके हैं, तुम अपने माता पिता को बोल दो मेरी लुगाई आज के जमाने की है और ये घूंघट नहीं निकाले, बोल सकता कोई? बोलना है तुम्हें, बोलना है, तभी तो तुम पढ़ रहे हो, नहीं तो घर पे ही रहते है कि नहीं?
भाई मुझे बताओ कि घूंघट के अंदर कितना मुश्किल रहता है। आदमी अगर घूंघट निकाल ले, आदमी को बोले कि तेरी जो पगड़ी है इसको खोल और आगे यूं करके चलना, तेरे दिखता ही नहीं है, दिखता क्या घूंघट निकालने। तो महिलाएं इतने वर्षों से कैसे चल रही थी? मतलब पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को दबा के रखा, 1000 सालों से इनको बोला है कि संस्कार के नाम पे दबाया। छोरी घूंघट नहीं निकालती, संस्कार नहीं दिए, नहीं माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, तो काय के संस्कार, तुम ये संस्कार कहते हो उस बात है कि नहीं? सच नहीं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, गांव के अंदर कोई मर जाता है तो गांव के अंदर एक जगह बैठने के लिए जाते हैं, तो आदमी तो बैठ गए वहां पे, आगे बैठ जाएंगे, बीड़ी तंबाकू भांग अमल खा रहे हैं आराम से। महिलाएं गांव के बाहर से जूते हाथ में लेकर के रोती हुई आ रही है। ऐसा क्यों कि महिलाएं रोएगी, आदमी नहीं रो सकते? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि महिलाएं वहां पे जाएगी, भांग बीड़ी तंबाकू पिए, आदमी पेजार हाथ में लेके 5 जने रोते हुए आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं? ये है। ऐसे कुछ वंश हुए थे सिंधु सभ्यता के नाम, उस समय मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, अभी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था। एक वंश आया था सातवाहन वंश, अभी की बात है, इतिहास है, बहुत पुराना, 1000 दो 3 2500 साल हुए। सातवाहन वंश था, उसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में जैसे अपने आज बुजुर्ग कोई व्यक्ति रहता है ना, वो केंद्र रहता है, उस समय महिलाओं का था। जैसे इसको यूं समझ सकते हैं, पितृ सत्तात्मक और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज नहीं है, ऐसा नहीं कि तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने के बाद तुम्हारी आवाज नहीं है, ये मैं वापस नहीं बताऊं। अब ऐसा हो सकता है कि आदमी हमेशा बारात लेके जाता है, लड़का बारात लेके जाता है, दुल्हन को शादी करके लाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उस एनवायरनमेंट में लड़की को सेट होना। तो पूरा घर परिवार छोड़ करके जब आते हैं तो मुश्किल रहता है। ऐसा होता है मात्र सत्तात्मक की, लड़की आएगी, बारात आएगी लड़की की, लड़के को उठाएंगे, डोली में बिठाएंगे, ऐसा ही होता है। मैं काल्पनिक थोड़ी बता रहा हूँ, सच है ये तो सच। फिर ये उधर ही होता है जो कुछ होता है, ठीक है, उधर लड़के लड़के होते रहेंगे, उधर बच्चे हुए, उधर ही रहेगा आदमी, और ऐसा ही सिस्टम आगे चलता रहे, सही नहीं क्या? फिर वहां पे जो लड़के होंगे उसको उठा करके उधर ले जाएंगे, वो उसको ले जाएंगे, शादी होगी तो उसको मात्र सत्तात्मक। हमने महिलाओं को जो है 1000 1500 2000 सालों से इतिहास में ऐसे यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की पूजा, अरे नारियों की पूजा के नाम पे बस में कोई लेडी आती है तो आप सीट छोड़ देते हो, कमजोर समझ रखा है तुमने। हमेशा चीज को समझो। आप लोगों ने महिलाओं को कहीं पे यूं मतलब उनको दबाने की कोशिश की कि तुम कमजोर हो, जबकि तुमसे कई गुना शक्तिशाली है कि नहीं? तुम देखोगे, आप लोग अगर देखोगे 24 घंटे महिलाएं काम करती नहीं करती, घर में काम करती। अब ये प्रकृति ने सिस्टम दिया कि जो बच्चे का जन्म होता है वो भी महिलाओं के पेट से, आदमियों से कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ता, फ्री हो तुम लोग तो बड़ी, है कि नहीं? भाई एक सिस्टम देखो, तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? महिलाएं वीक नहीं हुई, घर का पूरा काम भी करना पड़ता, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना। 99% घरों के अंदर महिलाएं ही खाना बना, है कि नहीं? गांव के अंदर खेतों में काम करना, गाय भैंसों का दूध निकालना, ये वो करना, ज्यादातर केस में ऐसा है। तो हमने क्या ऐतिहासिक रूप से एक सिस्टम के जरिए हमने महिलाओं को संस्कार नाम दिया। बोलने की तमीज नहीं, बड़े आते हैं ऐसे बोलते हैं, तुम घूंघट नहीं निकालते हो, तुम लोग ऐसे नहीं करते हो। अच्छा, एक उदाहरण और समझो। मान लो कि आज रात को 12 बजे तक तुम घर पे नहीं गए तुम्हारे, तो तुम्हारे माता पिता कहेंगे रोता फर रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में, इधर उधर कहीं मक्खियां मार रहा होगा, ऐसे कहेंगे नवरात्रि है तो कहीं देखने चला। लड़की अगर 12 बजे तक नहीं आई तो विपरीत परिस्थितियां हो जाती कि कहाँ गई तुम, क्या है क्या नहीं, वो 3-5। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि अशिक्षा है। विदेशों के अंदर ऐसा नहीं, विदेशों का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, यूरोप के अंदर लगभग सब देश आगे, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ पे कोरिया वाले भी अपने से आगे हैं, चाइना अपने से बहुत डेवलप्ड है, अपने पड़ोसियों में भी अपने से ज्यादा ढंग का कोई है नहीं है अपने पड़ोसियों में, तो नहीं है बात, मतलब अपने जैसी ही स्थिति है, कोई बहुत अच्छा अपने पास है नहीं, क्योंकि अपने से ही टूट के बने थोड़े सालों पहले, तो अपने जैसे होंगे ना, अपने ही तो खून चल रहा है कि नहीं? भारतवर्ष पूरे। तो कहने का मतलब जो यूरोप के ज्यादा, इजराइल है, ये कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये अपने से सब डेवलप्ड है। कुछ अफ्रीका के देश है, ब्राजील भी अपने से आगे रहता है जनरली। इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका और पड़ता है इधर, ये और यूरोप के पूरे ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हमेशा हर रैंकिंग में टॉप रहते हैं। आप किसी भी विश्व की रैंकिंग देखोगे, भारत टॉप से बाहर रहता है, 100 के अंदर भी नहीं आता, टॉप 100 में। समझ रहे हो क्या? विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाल कहाँ पे हैं लोग? सबसे ज्यादा नॉर्वे में,
यूरोप के, ये नॉर्वे सबसे पहले आता है, स्वीडन। प्रति व्यक्ति आय कहाँ ज्यादा है? इस नॉर्वे की ज्यादा है। वहां पे साफ सफाई, खुशी, हर मामले में आगे वो लोग। हम तो एक मामले में आगे, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। ये अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये तो अपन ने वैश्विक दृष्टिकोण। अब जब इतना बड़ा है, ये सब टॉपिक है, ये इन टॉपिक के ऊपर चर्चा हो सकती है। जैसे मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूँ, इसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण का नाम दिया है, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों ने पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं दिया? घर में रोको इनको, 10 बजे बाद क्या रोते फिरते हैं? 10 बजे बाद घर में रोको, पुरुष सशक्तिकरण करो। जैसे कई बोलो गाँव के अंदर क्या बोलते उसको, रेलोट हो गया, रेलोट बोलते हैं देसी भाषा में। रबड़ता फिरता जंगली पशु हो गया है, जो 10 बजे बाद भी घर पर नहीं रुकता, कहीं पर भी घूमता रहता है। इसलिए नाम दो पुरुष सशक्तिकरण का, ताकि कंट्रोल में रहे। विदेशों के अंदर 50% जन प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद में 43%, 46% महिलाएं। हमारे यहाँ पे किसी महिला विधायक का नाम बताओ हाथ खड़ा करके। राजस्थान के किसी एक महिला विधायक का नाम बताओ जिसको भी याद है, हाथ खड़ा करके। तो अब ये क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि तुम वो इस क्षेत्र के रहने वाले हो, है कि नहीं? बाकी हमें नहीं पता, क्योंकि चुटके पुटके से 5, 7, 10, 15 ऐसा 200 सीटों में से 10, 15, 20 सीट। अरे कितना तुम कर दो, 10%, 8%। हम लोग ये चाहते हैं। अब ये सिनेरियो कब बदले? हम शिक्षा, जाति, ये वो धर्म है, हिंदू धर्म। अब इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर इतनी चुटकी सी धरती की कोई गणित ही नहीं है जो कल चल करके खत्म हो जाएगी। धरती कुछ सालों बाद में खत्म हो जाएगी, अरबों साल लगेंगे। कुछ साल का मतलब अरबों साल लगेंगे, क्योंकि बनने में इतना टाइम है। धरती को बनने में बहुत टाइम लगा। 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी, धरती बनी थी। उसके बाद में 4.5 अरब साल पहले अपनी धरती इस अस्तित्व के अंदर था, ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर सबसे पहले अरावली पर्वतमाला बनी, जो कि सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अभी हिमालय अभी भी बन रहा है। तो धरती के ऊपर एक चेंजेस तो चल रहे हैं। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि धरती पे जैसी परिस्थितियां हैं, अभी तक किसी भी टेलीस्कोप में ऐसा पता नहीं चला कि ऐसी परिस्थितियां और कहां पे पाई जाती। इसने इतनी दूर का फोटो लिया। अब ये फोटो ये तो स्पेक्ट्रोग्राफी पर आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। बहुत टाइम हो जाएगा, जो बताना चाह रहे वो नहीं बता पाएंगे। उत्पत्ति स्थल में क्या होता है? देखो, जब धरती की उत्पत्ति दुनिया भर के परिवर्तन हुए, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता में धीरे धीरे इन सब चीजों की उत्पत्ति हुई। अब कैसे हुई, क्या हुई? तुम बायोलॉजी में, तुम अपन साइंटिस्ट तो है ना, बायोलॉजी के अंदर तुम विकास वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, इवोल्यूशन। उसके अंदर हम लोग बढ़ते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारा जो पेलियोजोइक था, मीजोजोइक था, सीनोजोइक था, ऐसे उसमें डायनासोर वगैरह आए थे। वो हम बात करते, क्रिटेशियस पीरियड था, ट्राइसिक जिसको कहते हैं अपन, या जुरासिक पीरियड था। उसके बाद में ये प्लेस्टोसीन, पेलियोस, ये जो काल अभी जो चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में धीरे धीरे सबसे पहले कहाँ पे ये बनी होगी, इस आधार पे वर्गीकरण है। तो हम जब अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये एशिया है। एशिया में जब अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं, तो ये आपका उत्तर दिशा है कि नहीं है? ये एशिया है, पहली बात तो ये एशिया है। ये एशिया का उत्तरी एशिया, ठीक है। ये तुम्हारा इधर पूर्वी एशिया, ये पश्चिमी एशिया है, और ये दक्षिणी एशिया है कि नहीं? ये एशिया है। ये एशिया की बात करें तो जब अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं, तो ये वाला रीजन आता कि नहीं आता इसमें? दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में मोटे मोटे 10 देश आते हैं, मोटे मोटे जो है आपके, जिनको एशियन कहते हैं। इनका एक समूह बना हुआ, इनको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशियन बना हुआ। यहाँ पे 10 देश है। 10 देशों में आपका बर्मा, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्रुनई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया। ऐसे 10 देश। इन 10 देशों ने मिलाकर के एक समूह बना रखा है। ये 10 देश मिलकर के यहाँ ज्यादातर ये जो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर भी एक हॉट स्पॉट है दुनिया का। भारत का हिस्सा भी इसके अंदर। ये देखो, अब यहाँ पे जब इंडो बर्मा की बात करते हैं, तो भारत और म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर किसी की उत्पत्ति हुई, उसको इंडो बर्मा, जैसे आम वगैरह है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो इलाका इंडो मलाया कहलाता है। इंडो मलाय क्षेत्र में जैसे केला है, नारियल है, ऐसे हम लोग उत्पत्ति की बात करते हैं। जब अपन कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तो ये वाला रीजन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया वाला इलाका। जब हम गेहूं की उत्पत्ति की बात करते हैं, चने की उत्पत्ति की बात करते हैं, गाजर की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये अपना इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपना देख रहे हो, कई बार जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। तो कभी ऑप्शन में आ जाए अफगानिस्तान नहीं आया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया दे दिया, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया की तो बात। ऐसे हम ईरान पढ़ते हैं, तो ये ईरान जो तुम्हारा देश, ये ईरान है। इसी प्रकार से ये इराक है, जहाँ खजूर की उत्पत्ति है, ईरान में अनार की उत्पत्ति। हम जब बात करते हैं मध्य एशिया,
हम जब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं उसके साथ में एक चीज और देखो, यहां पे हमने अंगूर पढ़ा था, अंगूर के अंदर मैंने एक चीज कही थी आर्मेनिया, आर्मेनिया। उसके साथ में मैंने ये जो देख रहे हो ना, ये एक यहाँ पे छोटा सा सागर है, छोटा का मतलब बहुत बड़ा है, इसको ब्लैक सी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सागर। ये जो देख रहे हो इसको कैस्पियन सी कहते हैं। ये क्या है? ये कैस्पियन सी है और ये काला सागर। इसके बीच में ये जॉर्जिया है, अजरबैजान है, और ये छोटा सा देख रहे हो आर्मेनिया, लिखा यहाँ पे है, वहां जगह नहीं है इसलिए ये आर्मेनिया है। हमने ये कहा था कि भाई कैस्पियन सागर और जो ब्लैक सागर के बीच की जो जगह है उसी को हम लोग एशिया माइनर भी कहते हैं, आर्मेनिया कहते हैं। तो यहाँ पे अंगूर की उत्पत्ति मानी जाती है। कई बार टर्की भी आ जाता है ऑप्शन के हिसाब से, टर्की तो इसके पास का ही तो रीजन है। विश्व का नक्शा याद होगा तो पता चलेगा ना कि कौन सा किधर है। तो ये विश्व का नक्शा भी हमें आने वाले टाइम पे सीखना है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया की जब कभी हम बात करते हैं तो मध्य एशिया में जैसे इतना बड़ा सा देखो, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। मध्य एशिया में अपने भारत वालों को बहुत समस्या रहती है। हम मध्य एशिया में व्यापार करना चाहते हैं, भारत वाले मध्य एशिया में व्यापार करना चाहते हैं, पाकिस्तान बीच में पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये मध्य एशिया बोलते हैं किसमें, इसमें 5 देश हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है। ये 5 देश है। इन 5 देशों का जो समूह है इसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। पहले ये इस रूस का भाग था। ये रूस कितना बड़ा है, इस रूस को देख रहे हो, ये रूस है, आधी धरती तो इसके पास, ये रूस है। और ये युद्ध किससे कर रहा है? यूक्रेन से। ये यूक्रेन है, ये हाथी के चूहे को चलने जा रहे है कि नहीं? ये यूक्रेन है, इसके आसपास वाले ये मध्य, ये पहले सब रशिया के बाद, ये 1991 में यूएसएसआर था। ये एक समूह था जो बाद में अमेरिका ने इन्होंने चाले कर करा के तोड़ दिया, फिर भी इतना बड़ा सा। अब हम यहाँ जाना चाहते हैं 5 देशों के पास में, बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो जा नहीं पाते। पाकिस्तान वाले जाने नहीं देते अपने को, क्योंकि अपन भी उनको नहीं आने देते। ये पाकिस्तान पड़ रहा है ना, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री होगी, जाओगे कैसे? हवा में जाओगे तो मिसाइल से उड़ा देंगे। भाई अगर कोई राष्ट्रपति भी जाता है ना भारत का, अगर कोई भी उड़ करके जाता है तो परमिशन लेनी होती है कि हम जा रहे हैं। हवाई यात्रा से कोई जाता है, मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम रहते हैं ना, आपके कोई भी हवा के अंदर कोई जाती है चीज तो उसको बटन दबाते खत्म कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अब जब अपन हवा से उड़ के भी जाते हैं तो पूछ के जाना होता है हम वहां जा रहे हैं। परमिशन नहीं लेते हैं तो फिर गारंटी नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री हो चाहे, पता है अरे भाई इतने तो है नहीं कि उनके पास पत्थर फेंकेंगे, उनके पास हथियार है ना बहुत सारे, तो खत्म कर देंगे 1 सेकंड। तो हम ये चाहते हैं ऐसा करना। तो हमने फिर ईरान अपना दोस्त है, क्या है ये ईरान अपने खास फ्रेंड है। अब ये खास फ्रेंड है तो हमने क्या कि ईरान वालों को बोला यार हम तो वहां जाना चाहते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, दोनों का फायदा रहेगा। तो ईरान की यहाँ जमीन पे हमने चाबहार पोर्ट बनाए। तो अब इस पोर्ट के माध्यम से हम यहाँ से यहाँ सामान लाते हैं, यहाँ पे सड़क बना दी तो अफगानिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान भी अपना खास दोस्त है अफगानिस्तान, और यहाँ पे होते हुए अपन इस सेंट्रल एशिया के देशों तक जाते हैं। चाइना को अच्छा नहीं लगा भारत वाला क्या कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती है, ये दोनों दुश्मन दोस्त है आपस में, ये और ये चाइना और पाकिस्तान दोस्त है आपस में। इन्होंने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट और बनाए ताकि चाइना वाले जो है पाकिस्तान में भेजेंगे सामान। चाइना वाले इधर आना चाहते हैं, कैसे आएंगे चाइना वाले इन देशों में कैसे आएंगे, अफ्रीका देशों में। तो चाइना वाले यहाँ पे एक बना रहे हैं रोड, इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बना रहे, तो भारत इसका विरोध करा कि तुम वहां नहीं बना सकते, हमारा अभी लड़ाई चल रही है, वो तो क्या पता कल किसके हिस्से में जाएगा, तो अभी मत बनाओ। तो उन्होंने यहाँ पे बनाते हुए यहाँ ग्वादर पोर्ट बना दिया कि सामान को यहाँ लाएंगे, यहाँ से अफ्रीका के देशों के अंदर हम लोग व्यापार करेंगे। चाइना बहुत खतरनाक है व्यापार का मामले में, टेक्नोलॉजी में बहुत आते हैं, आपके हाथों में हर दूसरी चीज चाइनीज है कि नहीं। तो चाइना तकनीकी मामले में बहुत आगे रही है, अपने छोटी मोटी बात नहीं। अब हम ये चाहते हैं, देखो इसमें और जो जगह है ऐसी हॉटस्पॉट, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ब्राजील, जैसे पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थल था ब्राजील, ये अपना ब्राजील है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इस ब्राजील के अंदर जंगल है, अमेजन फॉरेस्ट, और अमेजन नदी भी पड़ती इधर है कि नहीं। अमेजन नदी विश्व के सबसे फेमस जो जंगल है अमेजन के फॉरेस्ट है, जहां पे अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता है कि नहीं। मतलब इतने बड़े हैं जंगल अमेजन के फॉरेस्ट। भाई धरती पे बहुत सारी जगह अभी है जहाँ इंसान पहुंचे नहीं। हमने जो प्रजातियां खोज ली, चाहे जीवों की हो चाहे प्लांट्स की हो, तो जो प्रजातियां खोज ली जो तो हमें पता, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जो हमने खोजी नहीं, अभी तक हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं। तो इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पे जा ही नहीं सकते। जंगली जानवर, अलग अलग तरह के जहरीले सांप यहाँ हो सकते हैं,
कोई प्रजाति भी, कोई आदिवासी लोग भी तो रहते हैं यहाँ। अरे भाई जो आदिवासी, ऐसा थोड़े भी धरती पे आदमी अफ्रीका में पैदावार, भारत आ गया सीधा, ऐसा थोड़ा, सब जगह ही तो है। ऐसा ही अभी एक घटना हुई थी, एक घटना अभी पिछले 2-3 सालों से बहुत खबरों में थी। उस साल में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके पास में छोटा सा द्वीप है, सेंटिनल द्वीप बोलते हैं उसको। यहाँ पे सेंटिनल जनजाति पाई जाती है। वो जनजाति ऐसी है, उसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी, काहे के लोग, वो जानते नहीं, उन्होंने अपने अलावा किसी को देखा भी नहीं। तो सरकार उन्हें नियम कानून बना रखे कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, तुम टेक्नोलॉजी तो अपने पास में रहो, वहां कोई भी नाव वगैरह मछली पकड़ने कोई नहीं जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित है, कोई जाता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो। एक यूरोप का पत्रकार आया, वहां पे चला गया, पत्रकार के मैं फोटो लेके आऊंगा, उन्होंने तीर कमान से दूर से उड़ा दिया उसको। वो खबर आई थी, इसलिए ये खबरों में रहा था। आईएएस में प्रश्न आया था कि सेंटिनल द्वीप कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन पूछी थी। ठीक है, कि सेंटिनल द्वीप का संबंध है, ऑप्शन में ऐसा है कि अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले किसी ऐसे जगह का नाम है, ऐसे अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ऐसे ऐसे प्रश्न आया था। इसी प्रकार से एक ऑप्शन कोई और दे दो कि अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति है, क्या है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन के अंदर आए। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। ठीक है ना, तो अब ये बायोडायवर्सिटी हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंसान भी खुद आदिवासी है। जब ब्रह्मांड की बात करोगे, है कि नहीं, अपन भी आदिवासी तो है क्या, कुछ ऐसे जाति ये वो 3-5 ये कौन करता है। बुद्धि जिनमें नहीं होती, ये लोगों के लक्षण है कि नहीं। ये बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग हैं जो बातें करें ना। अभी बुद्धि है भी तो नहीं 90% लोगों में। अब यहाँ और जो जगह अपने पास बची हुई है, मैक्सिको। अब मैक्सिको जब भी हम बात करते हैं, हम दक्षिणी अमेरिका नहीं लिखते, उष्ण अमेरिका लिखते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास का रीजन है। इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। मैक्सिको दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में मोटे मोटे 3 देश है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको। 3 देश मोटे मोटे उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, बाकी ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा और कोई जगह जो बची थी, हाँ अच्छा, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है कि नहीं, इजराइल बहुत एडवांस। तो इजराइल जो तुम्हारा पढ़ता है रे, ये तुम्हारा इस बोर्ड अच्छा चल रहा है, तुम्हारा एचडी दिख रहा है। एक क्लास में मैंने इसको एक बार लिया था तो ये खुला ही नहीं था, इसमें देश का नाम भी नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें तुम्हारे सब चीजें दिख रही। देखो मैं तुम्हें भारत और इजराइल का अच्छे दोस्त है, भारत और इजराइल भी बहुत अच्छे दोस्त है। वहां की गुलदाउदी फूल को मोदी फूल नाम दे दिया। मोदी वहां घूमने गया, नरेंद्र मोदी, तो वहां की सरकार ने कि आज के बाद में इस फूल को मोदी फूल के नाम से जाना जाए, तो गुलदाउदी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, मोदी फूल। तो अभी उसको मोदी फूल ही कहते हैं। बच्चों आप समझ में आ रहे, रामलाल जाट ना हनुमान बेनीवाल, इनको हटाऊं क्या मैं कचरों को, अरे बेवकूफ हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे, इन सबको सर अभी बोल के हटवा रहा हूं। हनुमान बेनीवाल, रामलाल, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, तुम ये क्या कर रहे हो मूर्खों। ये जिसने भी लिखा है ना, ये हनुमान बेनीवाल जिसने लिखा है और जिसने भी ये रामलाल जाट यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को सर रिमूव कर दो। मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं और यहाँ पे ये बेवकूफ की तरह कर रहे हैं हरकतें, है कि नहीं। मूर्ख मूर्ख की श्रेणी में है, गारंटी, लिख दूं इस बात को। यहाँ देखो, ये भारत, एशिया की बात, इजराइल तो एशिया में, ये इजराइल है, बहुत छोटा सा देश है इजराइल। ये देखो इजराइल है कि नहीं। इजराइल लिखा हुआ यहाँ है, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है, लिखने की जगह भी नहीं, इतना छोटा देश ये इजराइल है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। इजराइल एक ऐसा देश है, अपनी पूरी जमीन को, दिख छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारे इतने कमरे दिख, बहुत बड़ा देश है अपने, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा देश है, बड़ा सा देश। ये भारत है, इसके बनिस्बत छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसे बड़ा देश है। तो इसने अपनी पूरी जमीन को, पूरे अपनी सरहदें हैं, उस पूरी को इन्होंने एंटी मिसाइल्स जो सिस्टम है उससे उन्होंने कवर कर लिया। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि हम ड्रिप भी वहां से लेकर के आए, है कि नहीं। ड्रिप पद्धति वहां से, वो बहुत होशियार मामले में। पानी का पीना नहीं, खारे का पानी का तो पूरा समुद्र से ये प्योरीफाई करके फिर पीते हैं पानी। तो यहाँ से अपने अच्छा दोस्त है इजराइल, तो अपने पास एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के बहुत वहां से रिश्ते हो रखे हैं, समझौते कर रखे हैं। तो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से हमारे घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इजराइल। इजराइल वाले भारत आते हैं, इजराइल वाले यहाँ आके क्या देखें, भूल जाएंगे जो है जी। तो अपने यहाँ से जो साइंटिस्ट जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट वहां जाते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, सीख करके आते हैं, हमें सिखाओ। वो भी यहाँ आते सिखा के जाते हैं, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। भाषा ही समझ में नहीं आती हमारे, कई बार तो बोल क्या रहे अंग्रेजी, कैसी भाषा। तो इजराइल बहुत एडवांस देश है। ये इजिप्ट है, नाम सुना इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, क्या कहते हैं,
ये मिस्र, जो मिस्र सभ्यता भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। यहाँ पे आप लोगों ने ये नाम सुना है इसका, बरसिम, बरसिम, इसको इजिप्टियन क्लोवर कहते हैं। वो तुम्हारे इजिप्ट उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ऐसे जो हम लोग जगहें देखते हैं बच्चों, ये सब अपने वर्ल्ड के अंदर ये, और वर्ल्ड मैप में बताने को बहुत सारी चीजें अभी अभी यहाँ पे अपने पास में बहुत सिस्टम। अच्छा, ये इन्होंने लिखा भी तो है, देखो ये लिखा है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, जो कि आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे। अब तुमने न्यू जीनिया का नाम सुना क्या? पपुआ न्यू जीनिया गन्ने का उत्पत्ति स्थल है। ये तुम्हारा पपुआ न्यू जीनिया इधर पड़ता है कि नहीं? यहाँ पे उत्पत्ति स्थल है। इधर एक फिजी भी जगह है, फिजी, ये फिजी है। केले की अच्छी जो है, ज्यादातर केले में यहाँ पे अच्छा काम होता है केले के ऊपर। ये तुम्हारा फिलीपींस, यहाँ पे मनीला है, जहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तुम्हारा जापान है। ये तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे डॉन है, किंग जॉन उन, किम जोंग उन, क्या नाम, किम जोंग उन। ये तानाशाही है, कोई बोलता है ज्यादा तोप से उड़ा देता होगा। सही में उड़ाता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। ये किसी से डरता भी नहीं है, चाइना को दोस्त बना रखा, अमेरिका को धमकी देता है ये सीधे ही। अमेरिका इसमें पास में पड़ता है, अमेरिका को बहुत टेंशन है। अमेरिका को टेंशन ये पास में पड़ता है, बदमाश है, कब कोई उंगली कर दे क्या भरोसा। हाइड्रोजन बोलता है, हाइड्रोजन बम है हमारे पास, दुनिया के पास किसी के पास नहीं रही है, बोलता है हमारे पास हाइड्रोजन बम है, जो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। हाइड्रोजन बम, उसमें तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में एक तो फिजन पढ़ते हो, एक फ्यूजन पढ़ते हो, दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तुम लोग, एक फिजन और एक फ्यूजन। तो उसमें परमाणु बम में अलग प्रोसेस होती है, फ्यूजन के अंदर तो वो परमाणु हाइड्रोजन बम और ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब ये यहाँ पे देखो, अब ये धरती तो गोलमाल है, अपन यहां से चलेंगे तो इधर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ये तो नक्शा है ना। तो यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका का ही एक राज्य है ये यूएस, अलास्का बोलते हैं इसको, ये अलास्का अमेरिका का है। तो ये यहाँ से, हम यहाँ से निकल उधर जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, इधर निकल गए, नहीं निकल गए। तो ये नॉर्थ कोरिया पास में नहीं पड़ रहा क्या? नॉर्थ कोरिया अमेरिका के पास में पड़ रहा है, एक मिसाइल फोड़ेगा डायरेक्ट उधर। तो ये अमेरिका को टेंशन रहती है कि बदमाश है, पास में परमाणु हथियार है। जो ये आईसीबीएम होते हैं ना, आईसीबीएम नाम सुना? आईसीबीएम क्या है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारने की। अपने पास भी है एक, अपने पास भी अग्नि 5, क्या नाम है उसका? अपने पास भी अग्नि 5 है, लेकिन 5-6 हजार किलोमीटर। चाइना के पास में 15-15, 20-20 हजार किलोमीटर तक की पूरे भारत को उड़ाने की क्षमता है चाइना के पास। हम बीजिंग तक नहीं जा सकते, हमारे पास बीजिंग तक जाने का भी वो नहीं है सिस्टम। हम अभी इम्प्रूविंग स्टेज में, अग्नि 6 से वो ज्यादा दूर तक जाएगी। अब ये वो नॉर्थ कोरिया बोलता है हमारे पास आईसीबीएम, अमेरिका वाले बोलते क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका वाले धमका रहे, आज के बाद कुछ कर दिया ना तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। उन्होंने कहा तुम करो से, हमारे पास हाइड्रोजन बम। ये अमेरिका को बोलता है तुम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये हाइड्रोजन बम मान लो कि 5000 किलोमीटर भी हो, तो अमेरिका तो उसके कब्जे में आ रहा, नहीं आ रहा, अब उस क्षेत्र में आ रहा है ना, ये अमेरिका ये इधर पड़ रहा है। तो अलास्का में फोड़ दे, अमेरिका के इधर ये वाशिंगटन वगैरह ज्यादातर इधर ही शहर ये इधर आ रहे हैं, तो ठीक वहां पर फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये डरता है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल को भी बोला ज्यादा होशियारी मत करो, इजराइल अपना दोस्त है। ये कहने का मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा। जो हम जब आईआर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है धरती वाले लोगों के लिए। अब जब अंतरिक्ष की बात करते हैं ना, तब अलग ही परिदृश्य रहता है। 2 मिनट और लेंगे, लेने को इसमें 2 घंटे चाहिए अपने। अब एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये तुम्हारा सूरज है, क्या है ये तुम्हारा सूरज, सन। इधर फिर इसके ग्रह आ जाते हैं, बुध है, शुक्र है, धरती है, मंगल थोड़ा छोटा है धरती से थोड़े बड़े बताता हूं ताकि ठीक हो जाए। सबसे पास में बुध है, शुक्र है, धरती है, मंगल है, फिर ये इस तरह के तुम्हारे ऐसे। ये बृहस्पति थोड़ा इससे भी बड़ा है, तो बन गए जो बन गए। अब हम जो कर रहे हैं बात, चांद है, चांद है, ठीक है, चंदा मामा तुम्हारा, चंदा मामा। अब तुम देखो, ये अपना सौर मंडल 8 ग्रह हैं, एवं इसमें 4 ग्रह ऐसे हैं जो टेरेस्टेरियल है, जिनके ऊपर सतह पाई जाती है। जब पैर रखते हो तो दम से पैर जमीन आ जाती है। वो सब गैसीय, गैसियस प्लेनेट। ये चारों के चारों गैसियस है। इसमें ऐसा नहीं कि तुम पैर रखोगे धरती आ गई आर पार, यानी कि गैस है ओनली, वहां पे कोई भी भूमि नहीं है। समझ रहे हो क्या? ये क्षेत्रीय मतलब क्षैतिज एक तरह से टेरेस्टेरियल प्लेनेट है, जहां पे जमीन है। ये गैसियस प्लेनेट है, गैस से ही बने हुए हैं। अरे भाई पदार्थ है सभी, गैस भी तो पदार्थ है तुम्हारा, है कि नहीं?
तो धरती की अर्थ क्रस्ट किससे बनेगी? अर्थ क्रस्ट गैस से बने, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओसीयू, एक ट्रिक है ओसीयू आलू फेंक, तुमने पढ़ा हुआ ओसीयू आलू फेंक। धरती की अर्थ क्रस्ट किससे बनी हुई है? अर्थ क्रस्ट में ओसीयू आलू फेंक ऐसे कहते हैं, ट्रिक है। ऑक्सीजन है 46%, तो धरती इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है। तो ओसीयू आलू फेंक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि इस अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादातर ये, तो गैस के अंदर भी तो गैसेज है तत्व अलग अलग। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंसान ने अब तक क्या कर लिया? 5-7 मिनट टाइम हो गया क्या तुम्हारा? 5 मिनट तो और लेंगे, लेंगे। हमने अब तक क्या किया, दुनिया ने क्या किया? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का भी नक्शा दिख रहा है, दोनों ही परिस्थितियां हमारे सामने है। हम अंतरिक्ष को जानना चाहते हैं, इंसान जानना चाहता है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कहीं पे जीवन है कि नहीं है। धरती का विकल्प तलाश रहा है कि कल कोई हजारों साल करोड़ों साल बाद धरती रहने लायक नहीं रहेगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। कहाँ जाओगे तुम? सुनने नहीं रहे हो तो कहाँ जाओगे? हैं? यहाँ नहीं रह पाओगे, इससे धरती रहने लायक होगी बहुत वर्षों, हजारों साल बाद, करोड़ों साल बाद ऐसा होगा धरती रहने लायक नहीं होगी। अभी तक इंसान किस ग्रह के ऊपर जा चुका है? हाथ खड़ा, किसको पता है? अभी तक इंसान धरती के अलावा किस ग्रह पे पहुंच चुका है जिसने पैर रख दिया वहां जाकर? हाथ खड़े करने को बोला, क्यों बोलते हो जब तुम्हें पता ही नहीं है? पता होता तब तो हाथ खड़ा करते। और कोई बता? अच्छा, अब दूसरी बात ये है, मंगल उत्तर दे रहे, मंगल इधर पड़ता है, ये तुम्हारा मार्स, ये शुक्र है इधर, वीनस बोलते हैं। इंसान आज दिन तक किसी ग्रह पर नहीं पहुंचा, उपग्रह पर गया जो कि चांद। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लगभग कितना है? 3,84,000 किलोमीटर, ये करोड़ों में। हम अभी भारत नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, नासा के, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले 1969 में पैर रखा चांद, आज से 50-52 साल पहले। भारत ने 2019 में नहीं, 2008 में एक और चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, जहां धरती के चक्कर मतलब चांद के चक्कर लगाओ कि चांद के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे ये धरती है, ये चांद है, तो यहाँ पे गया, ये चांद के चक्कर तो इसने लगा, ऐसी बात नहीं, इसके चक्कर लगाए, फोटो वोटो खींच के भी भेजे, लेकिन बहुत लाखों किलोमीटर से दूर रह करके, लाखों मतलब बहुत हजारों किलोमीटर दूर से फोटो खींचे। अमेरिका ने 1969 में वहां पे आदमी को भेज दिया, उसके बाद में 12 बार और आदमी को भेजा कि देखो क्या वहां। उन्होंने देख दुखा लिया कि इधर कुछ नहीं है, धूल उड़ रही, ठीक है, वायुमंडल नहीं है चांद का, चांद का वायुमंडल नहीं, वहां पे जीवन की संभावना नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल है नहीं उधर। भारत वाले 2019 में चंद्रयान सेकंड छोड़ते हैं कि आदमी नहीं भेज रहे थे उसमें, अभी तक तो खाली डब्बा भेजने का प्रयास हो रहा है कि डब्बा तो भेजो पहले, आदमी को तो बाद की बात। तो भारत ने यहाँ पे चंद्रयान सेकंड छोड़ा, उसमें 2 चीजें थी, एक रोवर था और एक जो तुम्हारा प्रज्ञान और विक्रम करके एक रोवर था जो वहां पे उतरेगा, एक रोबोट था अंदर से निकलेगा, फोटो फोटो खींचेगा और वो वापस उड़ जाएगा। तो जैसे ही पहुंचने वाले थे, 2 किलोमीटर दूर यार कनेक्शन टूट गया, धड़ाम से गिरा, उसको पता ही नहीं चला कहाँ गिरा, गया कि नहीं गया, किधर गया, कुछ पता नहीं चला। तो हम अमेरिका के 50 साल बाद में एक खाली डिब्बा भी ऊपर नहीं भेज पाए हैं, जबकि अमेरिका ने 1969 में आदमी को वहां पे उतारा। कितनी बड़ी बात। अब तो अमेरिका और भारत की कल्पना कर सकते हैं? हम कर सकते, हमारी संस्कृति अच्छी है, हम महिलाओं को दबाने में होशियार है, घूंघट प्रथा, ये प्रथा, 3, हम इसमें कहते हैं हमारी संस्कृति अच्छी, कहते हैं हम लोग। तो बात संस्कृति की नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीजें अपने यहाँ अच्छी हो, लेकिन हम जिसको संस्कृति कहते हैं वहां के लोग इसको कुछ और कहते हो, है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है, अब अमेरिका ने ठेठ मंगल ग्रह पे भी रोवर उतार दिया है। अमेरिका ने मंगल पे रोवर उतार दिया, हम चांद के ऊपर कुछ नहीं, मंगल ग्रह का सैंपल लेके आ रहा है यहाँ पे, चाइना ने भी कर दिया ऐसा, लेकिन आदमी नहीं गया, आदमी किसी ग्रह पे गए नहीं। मंगल ग्रह पे जीवन की तलाश हो रही है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। बहुत सारी दुनिया की ऐसी एजेंसीज है, जैसे एक कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स, जिसका हेड है तुम्हारा एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है अभी। तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। वो कहता है कि मैं आने वाले 2040-50 तक मंगल ग्रह पे 10 लाख लोगों की कॉलोनी बसाना चाहता हूं। इसने तो दुनिया के अंदर जलवा कर दिया, जलवा। एलन मस्क ने कैसे कर दिया? इसने अभी तक जितने भी उपग्रह इसके अंदर जाते हैं, रॉकेट आसमान में, अंतरिक्ष में,
अंतरिक्ष में जितने भी रॉकेट जाते हैं वो वापस नहीं आते। ज्यादातर रॉकेट जाते हैं ना, वो रॉकेट जाते हैं, उपग्रह को वहां छोड़ते हैं और वहीं अंतरिक्ष से कचरे के रूप में घूमते रहते हैं। तो हर बार नया रॉकेट बनाना पड़ता है। एलन मस्क ने सोचा हर बार नया रॉकेट बना, तो मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है। मैंने कंपनी की स्थापना कर दी, मैंने तो वादा भी कर दिया 10 लाख लोगों को ले जाऊंगा, किसे ले जाऊंगा, नासा ने। तो ये इधर घूमता घूमता रूस के पास गया कि मुझे कोई कचरा पेटी में पड़ा हुआ दे दो, मैं उसको काम में लेना चाहता हूँ। तो इसने 3-4 बार प्रयोग किया, फेल हो गया, बर्बाद हो गया, एक भी रुपया नहीं बचा इसके पास। जब भीख मांगेंगे खाएंगे क्या? तो एलन मस्क के पास कुछ भी नहीं बचा खाने को, मतलब साइकिल बच गई। लास्ट उसने कहा लेकिन एक प्रयास मैं और करूंगा। उसने एक प्रयास और किया और अंतरिक्ष के अंदर वो जो है सेट कर दिया, मामले का सफल हो गया। अभी थोड़े दिनों बाद में उसने एक ऐसा रॉकेट बनाया, मानव इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने, जो अंतरिक्ष में गया, सवारी को उतारते हैं वैसे सैटेलाइट को उतारा, वापस धरती पे लैंड कर गया। ऐतिहासिक। आज दिन तक कोई सरकार, कोई, नासा सबसे बेस्ट है दुनिया की, नासा ने भी कहा और बेटे तेने कर दिया। नासा के पास भी अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कंपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी देती है किसी को। अब इसने कहा हमारे तो रोज के काम है, हम तो रोज सैटेलाइट लाएंगे ले जाएंगे। नासा वाले देख रहे हैं कि बेटा हमारे तो एक सैटेलाइट बनाने में कितने $1 मिलियन लग रहे हैं, ये तो कार को ले जा रहा है, छोड़ के वापस ला रहा है। नासा ने बोला भाई 2-4 हमारे लेते जाना, खर्चा लगे ले लेना। तो नासा उसको बोलता है कि हमारे भी उपग्रह ले जाया कर, ताकि हमारे थोड़ा खर्चा बच जाए, और जब लगेज किराया ले लेना। और क्या भाई, वो भी अमेरिका ही कंपनी है, वो भी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में रहना है तो सरकार की बात माननी पड़ती, ठीक है, लेकिन किराया लूंगा, ठीक ले लेना। किराया लेता है, अब ये खुद जाता है। अब इसने कहा अब जब मैं इतना करने लग गया हूं, टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसने कहा मैं पूरी दुनिया को इंटरनेट बहुत कम रेट पे देना चाहता हूं। अपनी जो रिलायंस कंपनी है ये भी इंटरनेट सस्ता दे रही है, लेकिन अभी ये जमीन के अंदर लाइनें बिछी हुई, जगह जगह टावर लगे हैं, आपको पता हो भाई। धरती के अंदर, ये धरती थी ना अपनी धरती, लास्ट टॉपिक है, फिर अपन बात, 2 घंटे का टॉपिक है कम से कम, अभी 2 मिनट में फ्री कर दूंगा। अभी इस स्पेस एक्स कंपनी के 5 प्रोजेक्ट, एक टेस्ला नाम की कारें बनाती है। टेस्ला नाम सुना? यही उसका हेड है। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार की कंपनी है, जिसमें ये 5 कंपनियां, सुजुकी है, होंडाई है, ये होंडा वगैरह, मर्सिडीज है, इनकी 5 कंपनियों के रुपयों को जोड़ दो, उतनी इसकी अकेली टेस्ला की मार्केटिंग वैल्यू है, और इतनी कीमत की उसके पास। ऐसे 5-7 चीजें उसके पास। वो क्या क्या? अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? स्टारलिंक ये क्या कर रहा है कि आसमान के अंदर इस पूरी धरती को उपग्रह से घेर देगा। ये पूरी धरती को उपग्रह से घेर देगा। लगभग 40,000 के आसपास उपग्रह चाहिए, उपग्रह से घेरना चाहता है। खुद का रॉकेट है, कई घेरो चाहे, रोज का भेजो और लाओ, कौन मना कर रहा है? पहले तो एक रॉकेट, अब दुनिया के कोई लोग इसके कंपटीशन में ही नहीं, किसी की औकात ही नहीं ऐसा कर ले। कंपनियां नहीं, सरकार नहीं कर पा रही, ये तो क्या बात है, एक आदमी करना बड़ी बात होती है। तो अभी जो इंटरनेट चल रहा है वो लाइनें बिछी हुई जमीन के अंदर, थोड़ी दूर लाइन निकलेगी, टावर निकलेगा, टावर के 2-4 किलोमीटर के आसपास नेटवर्क आएगा। कई बार अपने अरे यार टावर नहीं पकड़ रहा से कहते कई बार, तो ये टावर, इसने कहा कि मैं धरती में नहीं, मैं तो आसमान से इंटरनेट दूंगा। तो ये सभी उपग्रहों को आपस में जोड़ते हुए सीधा टेलीकास्ट होगा ऊपर से। आप चाहे धरती के किसी समुद्र में हो, चाहे कहीं पर भी आप हो, आपको इंटरनेट सेवा मिलेगी। और अभी जो मिल रही है उसके 10% रुपए भी नहीं लगे। है कि नहीं? कितनी बड़ी सोच। मंगल ग्रह की सोच रहा आदमी, ये सोच रहा है। हमारे भारत में क्या सोच कि अगले, कि फलाने गांव में डोकराबाज शांत हो गए, उनका मृत्यु बोझ कब? है कि नहीं ऐसा? तो हम क्या सीखना चाहते हैं?